कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के लेक्चर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पॉलिटी के लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे। उसमें एक राइट हमारा हो गया था, वो था समानता का अधिकार। अब दूसरा राइट है, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल जो 19 से लेकर 22 तक के चलेगा, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, टू फ्रीडम जो है, इसमें हमें कई सारी बातों को सीखना है। इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 और 22। आर्टिकल 19 अपने आप में मूल रूप से 6 स्वतंत्रता के अधिकारों को लिए हुए था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया और उसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसे एक विधिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया। तो इसमें कई सारी बातें हैं। आर्टिकल 20 सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अपराध किया है, उसके स्वतंत्रता, उसके संरक्षण की बात कह रहे हैं। आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 जो है वो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, परंतु इसमें कई सारे अधिकार है जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी सुनवाई के दौरान जोड़े गए। इसी में एक आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल आता है 21 का। ये 21 का जोड़ा गया बाद में 2003 में, जो शिक्षा के अधिकार की बात कहता है। ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के एक जजमेंट में जोड़ा गया और उसी के बाद में प्राथमिक शिक्षा को पूरे भारत में लागू करने के लिए 21 का कर जोड़ा गया, जो 2009 में अधिनियम को रखा गया और फिर बाद में 2010 से उसे लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन, जो RTE बोलते हैं हम। आर्टिकल 20 21 के बाद में जो 22 आता है वो गिरफ्तारी के बारे में बताता है। 2 प्रकार की गिरफ्तारी होती है, एक गुनाह करने के बाद और एक रहती गुनाह करने से पहले। तो इनके बारे में बताता है आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 20 21 का ही बड़ा रूप है। आर्टिकल 20 छुटी हुई बातों को पूरा करता है। तो आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 19 को देखेंगे, पर आर्टिकल 19 अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आर्टिकल 19 की कुछ बातें ही हो पाएंगी। कारण ये कि हम धीरे धीरे चलना है, कोई वो नहीं है। एग्जाम आएगा, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे और बहुत अच्छे से आप समझ के ये दे पाओगे कि हाँ मुझे इतना पता था। बस आप उसके नोट्स बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। आर्टिकल 19 पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार आर्टिकल 19 में कहा गया। तो ये आपने नोट कर लिया होगा जो मैंने बातें बोली हैं, और इसी को सिनॉप्सिस रूप में आपने लिखा होगा। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 19 हेडलाइन बनाइएगा, फिर गिर गया भैया ये। आर्टिकल 19 को आप हेडलाइन बनाइए और आर्टिकल 19 को हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 क्या क्या कहता है। तो आर्टिकल 19 में क्या क्या पढ़ना है, तो पहली बात हमें ये पढ़ना है, आर्टिकल 19 एक क या ए से लेकर आर्टिकल 19 क के बाद में ख आता है। आर्टिकल 19 एक के ख के बाद ग, आर्टिकल 19 एक के बाद घ, आर्टिकल 19 एक के घ के बाद ण, आर्टिकल 19 एक के बाद में च, और आर्टिकल 19 एक च के बाद आता है छ। एबीसीडी में भी देखा जाता है, कभी कभार पूछता है एबीसीडी में, तो आप एबीसीडी में भी याद रखिए, क ख ग में भी याद रखिए। कभी कभार 19 का 1, 19 एक का 2, 19 एक का 3 ऐसा भी पूछा गया, तो आप सब याद रखिएगा, बी सी डी ई एफ और जी। क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया, तो निम्नलिखित में से बताइए आर्टिकल 19 में से कौन से आर्टिकल को 42वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। और ऑप्शन दिए थे एफ, जी, ए, बी, सी। अब ऐसे ऑप्शन दिए तो बच्चा एबीसीडी में याद ना करके वर्णमाला में याद करता है, तो उसे वर्णमाला याद रहती है, एबीसीडी में याद नहीं रहता, तो आप दोनों में याद करके रखिए।
ये दिए गए हैं इसमें अधिकार। आर्टिकल 1 के क से लेकर आपको 6 तक के अधिकार मिलेंगे। ये अधिकार को अब विधिक अधिकार बदल दिया गया। किस अधिकार में ला दिया? विधिक अधिकार 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ में 1976 में विधिक अधिकार बना दिया गया। 300 क में इसको जोड़ दिया गया। मतलब अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति को सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो वो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत कि मेरे मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। ये कहते हुए कहा नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट। अगर विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया है और कार्यपालिका उसे सही से लागू नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में कार्यपालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ में आर्टिकल 300 का उसको अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो और आप निचली अदालत से ऊपरी अदालत की ओर जा सकते हो। आपको पहले मौलिक अधिकार में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार था क्योंकि वो मूलाधिकार का संरक्षक है, परंतु वो विधिक अधिकार का नहीं। विधिक अधिकार के लिए नीचे के कानून भी है, अगर आपको नीचे की अदालतें भी है, अगर आपको ऊपर की अदालत में जाना है तो आप अपीली के माध्यम से जाओगे, मतलब जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद में ये अधिकार के बारे में बताया गया और फिर में 2, 3, 4, 4, 5, 6 इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है कि भैया आर्टिकल 19(1) का क जिसमें स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की बातें कही गई, आर्टिकल 19 का ख जिसमें बताया गया कि व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है, आर्टिकल 1 का ग वो जो भी संगठन है उसे बना सकता है, आर्टिकल 1 का घ वो कहीं पर भी घूम सकता है, आर्टिकल 1 का ड या ई वो कहीं पर भी निवास कर सकता है, आर्टिकल 1 का छ या जी वो कहीं पर भी कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट है अर्थात असीमित है या सीमित है? यहाँ पर हम बी आर अम्बेडकर साहब के कुछ शब्दों को हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और यहीं से हमें युक्ति युक्त क्या होता है, युक्ति युक्त निर्बंधन की परिभाषा क्या होती है, उसे देखते हुए किस प्रकार से आर्टिकल 19 के ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जाता है राज्य के द्वारा, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या बातें बोली गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके के बाद में हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 19 किस समय में निलंबित होता है। निलंबित का मतलब होता है कि किस समय में आर्टिकल 19 कार्य नहीं करता है। तो हमें कई सारी बातें हैं, एक लेक्चर में 30 मिनट का अगर भी लेक्चर में बनाओ तो उतने 30 मिनट के लेक्चर में भी आर्टिकल 19 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब ये 2 लेक्चर अर्थात 60 से के करीब मिनट आपका आर्टिकल 19 समझने में लग जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है। फिर काट छाट करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि लेक्चर में कई सारे बच्चे बैकग्राउंड नहीं बना पाते, तो उसके बावजूद भी जो जरूरी है उन बातों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम ये देखते हैं आर्टिकल 19(1) का क जो है उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन क्या होता है। आपको हमने ये बातों में बता दी कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली गई। युक्ति युक्त निर्बंधन के विषय में कहा गया कि मतलब हमारे देश में जो हमने मौलिक अधिकार दिए, हमारे देश में अगर मैं यहीं से बातों को उठा के लेकर चलूं तो हमने 2 देशों के मौलिक अधिकारों को, 2 देशों के संविधानों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। एक था यूके का, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश, और दूसरा था यूएसए का। दोनों ही जगह पर अगर हम बात करें तो दोनों ही जगह पर नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार है और नागरिकों को अधिकार होने के साथ में एक जगह पर संविधान सर्वोच्च है और एक जगह पर संसद सर्वोच्च है। मतलब मैंने जहां पर गोला पहले लगाया वहां पर संविधान सर्वोच्च है, कहां पर? अमेरिका में। यहां पर कौन सर्वोच्च है? संविधान। जो संविधान ने बातें बोली है वही बातों को ध्यान में रखकर पूरे शासन प्रणाली को चलाना है। यहाँ पर संविधान है नहीं तो मतलब कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद। तो संसद सर्वोच्च है और संसद के पास अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को वो कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है
यहाँ पर मतलब ये बात संसद के ऊपर डिपेंडेबल है कि वो मौलिक अधिकार को कब ले, कब वापस करे। मतलब वहां पर असीमित मात्रा में मौलिक अधिकार नहीं। पर यूएसए में अगर हम बात करें तो यूएसए में जो मौलिक अधिकार है वो असीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में होने के कारण सरकार को अपने कार्यों को करने में, जब संविधान लागू हुआ 1790 के करीब करीब, उसके बाद में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसी के बाद में आपको पता है कि आपको युक्ति युक्त निर्बंधन और जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा 1803 के वहां के सुप्रीम कोर्ट के केस में वहां पर से दिखाई दी। और धीरे धीरे वहां पर जो मौलिक अधिकार थे उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू कर करके असीमित से सीमित कैटेगरी में लाने की कोशिश की। तो मतलब भारत ये बात को समझ चुका था कि भैया यदि हम संसद को बहुत ज्यादा तवज्जो दे देंगे तो मतलब संसद कभी भी कोई ऐसा काम बनाकर लोगों के मौलिक अधिकार को कम कर सकता था। और अगर हम यूएसए जैसा बना देंगे तो मतलब लोगों को इतने अधिकार मिल जाएंगे कि राज्य काम करने में दिक्कतों का सामना करेगा राज्य। तो इसलिए यहाँ पर हमने युक्ति युक्त बात की। पर युक्ति युक्त के विषय में जब संविधान सभा बैठी थी तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम बी आर अम्बेडकर साहब था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं आर्टिकल 19 या फिर मैं मौलिक अधिकारों के विषय में अगर मैं बात करूं तो मैं संविधान सभा के सामने ये कहना चाह रहा हूं कि हम मौलिक अधिकार को असीमित मात्रा में दे रहे हैं। अर्थात हम राज्य को पहले से ही ये बात नहीं कह रहे कि आप आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार है उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंध लगा सकते हैं। मतलब राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाइए। मतलब ये सीधे सीधे बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की झोली में कि भैया कोई भी चीज युक्ति युक्त है कि नहीं है इसका निर्णय राज्य नहीं करेंगी, बल्कि कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया, मतलब ना तो राज्य को बोला आप युक्ति युक्त निर्बंधन के बारे में कुछ कार्य करो, ना ही संविधान सभा ने बताया कि कौन सी चीज युक्ति युक्त होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की झोली में बता दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंटों में बताया कि युक्ति युक्त क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त निर्बंधन में कौन कौन सी बातें शामिल होनी। तो सबसे पहले अगर हम युक्ति युक्त की बात करें तो आप कुछ पॉइंटों को अगर लिखते चले तो आप कुछ पॉइंटों में अगर मैं थोड़े से एक दो पॉइंट अगर आपको सामने रखूं तो सबसे पहला कि युक्ति युक्त का मतलब ये नहीं कि हर मौलिक अधिकार के ऊपर एक ही जैसे निर्बंधन हो, मतलब एक ही जैसी पाबंदियां हो। ये युक्ति युक्त का मतलब पहली बात। मतलब आपको एक अधिकार दिया, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपको कोई अधिकार है, आपको सोने जागने उठने निवास करने रहने खाने पीने सबका अधिकार है। पर अगर इसके ऊपर अगर मैं निर्बंधन की बात करूं सब ऊपर एक जैसा, तो भैया ये कहीं ना कहीं बेकार होगा, अच्छी बात नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? बोल दिया गया कि सभी लोग एक जैसा खाना खाएंगे और एक ही समय पर सोएंगे 12 बजे, दोपहर के 12 बजे सब जन सोएंगे। दोपहर के 12 बजे अगर सोने की बात करी तो कोई कंडीशन के कारण किसी क्षेत्र में बोला गया, पर वही कंडीशन अगर किसी अन्य क्षेत्र पर हम लगाएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। 12 बजे अगर सोने की बात करें या फिर रात को अगर हम जल्दी सोने की बात करें तो वहां पर जल्दी सो सकते हैं 8 बजे, जहां पर सूरज जल्दी से ढलता है, और जहां पर लेट ढलता है वहां पर 8 की जगह पर 10 बजे सोएंगे। तो मतलब युक्ति युक्त अगर हर चीज के लिए एक जैसा रखेंगे तो वो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि युक्ति युक्त जो है वो सबके लिए एक जैसी नहीं रहनी चाहिए, एक जैसा नहीं रहना चाहिए। तो मतलब युक्ति युक्त की पहली कसौटी क्या होनी चाहिए? युक्ति युक्त एक जैसा नहीं होना चाहिए सभी मौलिक अधिकार के लिए, मौलिक अधिकार के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक। दूसरी जो प्रमुख बात बोली, इसमें कोई भी चीज युक्ति युक्त है ये सुप्रीम कोर्ट जज में करने दी, और सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया आप कोई भी चीज युक्ति युक्त है इस विषय में जो निर्णय ले सुप्रीम कोर्ट के जज, वो उनका निर्णय व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
उनके खुद का निर्णय नहीं होना चाहिए, बल्कि परिस्थिति को ध्यान में रखकर उनको ये निर्धारित करना चाहिए कि कौन सी चीज युक्ति युक्त हो, कौन सी चीज नहीं हो। अगर आप अपना व्यक्तिगत निर्णय ला रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप जो कसौटियां बना रहे हो वो सभी जगह पर अच्छे से लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो आपका खुद का मना स्थिति है। तो मतलब आपको जो 2-3 पैरामीटर दे दिए, उन पैरामीटरों को ध्यान में रखकर आपको बोला कि आप फिर युक्ति युक्त निर्बंधन बताइए। आप अपने हिसाब से मत, अपने दिमाग मत लगाइए, अपनी विचारधारा का प्रभाव मत डालिए। जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से क्या हो सकता है, उन बातों को आप लगाने की कोशिश करिए और फिर बताइए कि हाँ ये चीज युक्ति युक्त है कि ये चीज युक्ति युक्त नहीं है। इसी के बाद में अगर हम बात करें अगले अगर पोर्शन की, तो उसमें यह भी कहा गया है कि कोशिश ये करना चाहिए कि युक्ति युक्त कोई भी मतलब अधिकारों को थोड़ा सा कम किया जा रहा है तो न्यूनतम तक पर सबसे ज्यादा जोर दो। अगर कम से कम निर्बंधन के माध्यम, मतलब कम से कम रेस्ट्रिक्शंस के कारण भी अगर कार्य हो पा रहा है तो आप तब कार्य करो। उसके लिए अधिक आप निर्बंध लगाने की कोशिश मत करिए। जैसे अगर मान के चलो एक घटना घटी और घटना घटी जिसमें पूरा का पूरा शहर का माहौल सांप्रदायिक हो गया। अब सांप्रदायिक हुआ तो भैया आपको अगर पता है कि भैया फलाना क्षेत्र में ये घटना घटी और उस फलाना क्षेत्र में पहले भी दंगे होते रहते थे, पर उसका प्रभाव कभी शहर के बाकी एरियो पे नहीं पड़ा, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इस समय में जो 144 जो धारा लगाओगे आईपीसी की, जिसके तहत लोगों के मौलिक अधिकार कम होंगे, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम मौलिक अधिकार का क्या हो, निर्बंधन हो। अगर कम से कम निर्बंधन के माध्यम से भी अगर अच्छा आउटपुट आ रहा है तो भी बात अच्छी है। तो ये तीसरी बात उन्होंने बोली कि भैया लोकहित को ध्यान में रखकर आप निर्बंधन को निर्धारित कीजिए। लोकहित को ध्यान में रखकर क्या बोला, निर्बंधन को ध्यान में रखिए, निर्बंधन को आप लगाइए। उसी के बाद में उन्होंने बोला कि राज्य को एक और कहा गया है, एक आप आगे पढ़ोगे, मैं आर्टिकल 31 क 31 ख और 31 ग, खासकर मैं 31 ग को बताऊंगा जो 25वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में जोड़ा गया। इसके पहले मैंने आपको 24वां संविधान संशोधन बताया था, याद है क्या नहीं बेटा आपको? 24वां संविधान संशोधन आर्टिकल 13(4) में जोड़ा था, 13 और 368 के बीच में संबंध को लेकर, आपको याद है केशवानंद भारती के। उसी के साथ में एक और आर्टिकल, मतलब एक और आर्टिकल जोड़ा गया था 31 का 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को यदि प्रभावशाली बनाना है तो मौलिक अधिकार को कहीं ना कहीं वहां पर छुपना पड़ेगा, अप्रभावशाली बनना पड़ेगा। तो ये भी बोला गया है कि युक्ति युक्त में वो भी कसौटी शामिल होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 का था उसमें सीधे सीधे कहा था कि डीपीएसपी और एफएम मतलब फंडामेंटल राइट एफआर जो है ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के समानार्थी है और एक दूसरे को लेकर ही चलकर वो वेलफेयर स्टेट को बना सकते हैं। ये मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्योंकि जहां फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक अधिकार को देता है नागरिकों को, वहीं डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक अधिकार देता है। और ये बहुत अच्छे से बी आर अम्बेडकर साहब जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को जब तक के राजनीतिक अधिकार नहीं मिले तब तक के सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिल सकते, और सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिलने के बाद में ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि अर्थतंत्र चलता है तो ही घर में चूल्हा जलता है और लोगों की मानसिक स्थिति उस परिवार के प्रति बदलती है, तो मतलब समाज की स्थिति बदलती है। तो मतलब उस समय में ये कहा गया कि डीपीएसपी जो है उसको अगर प्रभावशाली बनाना है तो वहां पर आप मौलिक अधिकार को थोड़ा कम कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 31(1) के जो क ख ग है उसमें कई सारी बातें जोड़ी गई, जिसमें 31 क और ख पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जोड़ दिए थे, ग को बाद में जोड़ा गया, घ को भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दी। कहानी हम इंदिरा गांधी के विषय में जोर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यह है युक्ति युक्त निर्बंधन की कुछ कसौटी।
ये कसौटी अगर आपको याद रहेंगी तो कभी कभार युक्ति युक्त निर्बंधन की कसौटियां पूछता है, साथ में ये पूछता है कि युक्ति युक्त के विषय में निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है। तो आज का प्रश्न ये पहला कि युक्ति युक्त निर्बंधन के संबंध में या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के संबंध में कसौटियों को निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है, उसके विषय में बताइए, और वो कसौटी कौन कौन सी हो सकती है उसके विषय में भी आप हमें समझाइए। तो ये आज का प्रश्न। इसी के बाद में हम आगे पढ़ते हैं 19(1) का ख या अभिव्यक्ति क्या अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ तक के बातें अगर समझ में आ गया है तो मैं आर्टिकल 19 को बता रहा था। आर्टिकल 19 में अब 19 के 1 का क मैं बता रहा हूं। 19(1) का क अधिकार दे रहा है और 19(2) जो है वो उसके विषय में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है। आपको हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी याद रहना चाहिए, युक्ति युक्त निर्बंधन भी याद रहना चाहिए, जिसके माध्यम से आप छोटे छोटे जो यूपीएससी के प्रश्न रहते हैं जिसमें एक भाषाई आधार पर थोड़ा सा एरर करता है और पूछता है, तो वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करोगे। तो आर्टिकल 19(1) का क क्या कह रहा है बेटा, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 19(2) है ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है बेटा, निर्बंधन, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि भैया ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी बात एक और, आर्टिकल 19 जो है ये नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, किसे प्राप्त है, नागरिकों को। वर्तमान में एक केस भी आया था, उस केस को लेकर शायद एग्जाम में पूछ ले, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, क्योंकि वो केस, क्योंकि जब करंट में कोई इश्यू चलता है तो उस करंट के इश्यू के फंडामेंटल के साथ में क्या रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखकर एग्जामिनर पूछ लेता है, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो या अदर एग्जाम्स हो। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की बातें बोल रही है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) के क में दी गई। तो मतलब हर व्यक्ति को अपनी बातों को बोलने, बोलकर समझाने, उसको पत्र के माध्यम से लिख कर बताने की आजादी है। आर्टिकल 19(1) के क में कहा गया। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से किसी अनुच्छेद में या फिर अलग से उसके लिए उपबंध नहीं किया है। हमने उसी में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 21(1) के क में आती है। और साथ में जो 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, उसके बाद में सूचना के अधिकार अधिनियम को भी कहा गया कि ये सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया है और कहा है कि सूचना के अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। साथ में उसने एक और चीज बोल दी आगे चलकर, कोई सूचना अगर जीने मरने से संबंधित हो जाती है, अगर कोई सूचना जिससे के माध्यम से व्यक्ति का जीवन टिका हुआ हो, अगर वो सूचना उसके आधार पर आती है तो वो आर्टिकल 19(1) में के क में ही नहीं शामिल रहती, बल्कि आर्टिकल 21 में भी शामिल रहती है। आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंटों में कहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन ही कहीं आज ओसीआई कार्ड धारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कार्ड धारक है, जो 2005 से यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया और 2015 के बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओसीआई कार्ड को मिलाकर ओसीआई कार्ड जो बनाया गया उस व्यक्ति को दिया गया। उस व्यक्ति का कहना है कि भैया आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है और सभी व्यक्तियों को है, तो उसके तहत मुझे सूचना प्राप्त होनी चाहिए। और सरकार कह रही है कि आर्टिकल 21 का जो है 21(1) का उसमें सूचना का अधिकार आता है। तो ये दोनों बातों को लेकर व्यक्ति पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में, उनकी झोली में है, वो क्या निर्णय लेते हैं हमें वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इस अधिकार में सब बातें हैं, पर उसमें एक प्रश्न समय समय पर उठता रहा कि यहाँ पर एक अधिकार, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलना ही केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मौन रहना भी एक अभिव्यक्ति है? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो मतलब वही केवल अभिव्यक्ति नहीं है, केवल शांत है। अगर हम मनोवैज्ञानिक की भाषा में कहें, अगर वो शांत है तो भी उसकी एक अभिव्यक्ति है, क्योंकि उसकी आंखें, मुख तो केवल वो अभिव्यक्त करने का एकमात्र अंग है, परंतु
शरीर के जो अन्य भाग है वो भी कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति करते हैं अमूर्त रूप में, जिसको जोड़कर हम बताते हैं कि हाँ इस व्यक्ति ने ये कहा। तो एक प्रश्न गया था, ये प्रश्न गया था केरल में राष्ट्रगान चल रहा था और राष्ट्रगान करने के दौरान असेंबली लगी हुई थी, और असेंबली लगी हुई थी, बातें यहीं पर थोड़ा समय हो जाता है। असेंबली लगी हुई थी और असेंबली लगे होने के कारण वहां पर कई धर्मों के बच्चे लोग राष्ट्रगान गा रहे थे। उसमें मुस्लिम धर्म का व्यक्ति था, बच्चा था, उसने नहीं गाया। उसका कहना है कि हमारे धर्म में ईश्वर जो है वो निराकार है, हम निराकार ईश्वर की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रिंसिपल ने उसे डांटा, धमकाया, उसके बाद में बवाल मचा, और बवाल मचने के बाद में केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि वो व्यक्ति जो बच्चा था वो प्रे नहीं कर रहा था, और प्रे नहीं करने के कारण अभिव्यक्ति, मतलब वो ये कहा कि भैया मैं प्रे नहीं कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शांत हूं, ये भी मेरी एक अभिव्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि भैया शांत रहना भी एक अभिव्यक्ति है, और वो आर्टिकल 19(1) के काम में आती है। आर्टिकल 19(1) के काम में आती है, मतलब शांत रहना भी, चुप रहना भी एक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। ये इमैनुअल करके एक व्यक्ति था, उसके केस में कहा गया। तो मतलब पहली बात एक और ये जुड़ गई कि शांत रहना या चुप रहना ये भी एक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसी के बाद में एक और केस पहुंचा, वो केस पहुंचा जो चलचित्र आते हैं, चलचित्र मतलब मैं आपको बता रहा हूं फिल्म, मूवी भी क्या है, अपने भावों को अभिव्यक्त करना। तो आर्टिकल 21 का में आते हैं मौलिक अधिकार में। पर आप सभी को पता है कि इसके ऊपर सेंसर बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ बातों को काटा जाता है। तो एक केस पहुंच गया सेंसर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि भैया हम भी अभिव्यक्त कर रहे हैं आर्टिकल 19(1) का उपयोग करते हुए, तो भैया हमारे ऊपर आप सेंसर बोर्ड की कैची चढ़ाते हो। इसकी जगह पर आप पत्र पत्रिका जो रहती है आप उसके ऊपर सेंसर बोर्ड नहीं लगाते, हमारे ऊपर ही क्यों लगा रहे? ये भी तो समाज की बात बता रहे, हम भी समाज की बात बता रहे, तो इनके ऊपर भी आप क्या लगाओ, सेंसर बोर्ड की कैची चलाओ। तो उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से बातों को समझाने की कोशिश की और कहा कि कोई भी चीजें बातों के कहने, पत्र के माध्यम से लिखने और प्रत्यक्ष रूप से दिखाने, इन तीनों का प्रभाव व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। एक रहता है बिहेवियर, आपको मैं एटीट्यूड बताऊंगा, एटीट्यूड कैसे बनता है जब मैं आपको एथिक्स लेकर जाऊंगा। तो वहां के कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लेकर आया और बताया कि भैया आपके द्वारा चलचित्र में दिखाई गई बातों का प्रभाव लिखी हुई बातों और कानों सुनी गई बातों का से ज्यादा पड़ता है, और इसके लिए आपके द्वारा बताई गई बातें कहीं समाज पर नकारात्मक प्रभाव न डाले, क्योंकि आपकी बातों का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम सेंसर बोर्ड लगा रहे हैं। तो सेंसर बोर्ड को लगाया जाना कहीं आर्टिकल 21(1) का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं समाज में बातों को अच्छा पहुंचाने के लिए आर्टिकल 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आता है। तो यहीं पर मैं लेक्चर को समाप्त करता हूं, पर आगे में बहुत सारी बातें हैं जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आती है, उन सभी बातों को लेकर चलूंगा। तो अभी आप ये सोच कर मत चलिए कि भैया जल्दी जल्दी सर आप खत्म कर दो, मुझे 50 लेक्चर लगे, मैं 50 लेक्चर पूरे वीडियो में डाल के रखूंगा, पूरे यूट्यूब पे डाल के रखूंगा। 70 लेक्चर लगे, 70 लेक्चर पर आप पूरी पॉलिटी को अच्छे से पढ़िए, ताकि पॉलिटी यहीं पर बैठ के आप आराम से तैयारी कर सकें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।